तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पहले हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ, फिर हिजबुल्ला चीफ और अब हमास के टॉप लीडर। इजराइल की फोर्सेज एक एक करके लगभग हमास और हिजबुल्ला के टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर चुकी है। ये पूरी कहानी कि कैसे एक तुक्के में एक हमास का इतना बड़ा लीडर मारा गया जिसके लिए 1 साल से इजराइल कोशिश कर रही थी। मोसाद तक पीछे लगी हुई थी, लेकिन मोसाद नाकाम रहा और एक सिर्फ हादसे ने कहे कि ये काम कर दिया। लेकिन उस कहानी को सुनाऊं उससे पहले ज़रूरी एक पूरी जानकारी। आज दिन में मुंबई पुलिस के एक ट्रैफिक कांस्टेबल के पास उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया और ये जो मैसेज था ये सलमान खान के लिए था। इस मैसेज में ये लिखा था कि जो सलमान खान के साथ दुश्मनी है लॉरेंस बिश्नोई की, वो दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। 5 करोड़ रुपए फिरौती दे दो, और अगर नहीं देते हो 5 करोड़ रुपए तो फिर सलमान खान तुम्हारा हाल भी बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले के पास व्हाट्सएप पे उसके ये मैसेज आया सलमान खान के लिए। अब सवाल ये है कि ये व्हाट्सएप मैसेज एक ट्रैफिक पुलिस वाले के पास क्यों आया, सलमान की फैमिली के पास क्यों नहीं आया, या फिर किसी और के पास क्यों नहीं आया, और इस मैसेज का मतलब क्या है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अब तक सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि काले हिरन के लिए बिश्नोई बिरादरी से राजस्थान के एक मंदिर में जाकर माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर देंगे। तो अब 5 करोड़ की मांग वाली बात थोड़ी अजीब सी हो गई है, क्योंकि अगर 5 करोड़ की मांग कर ली तो फिर ये बिश्नोई बिरादरी, वो माफ़ी, वो मंदिर, वो काला हिरन, वो सब कहाँ गया? लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि अब तक लॉरेंस बिश्नोई ने जितने लोगों से फिरौती मांगी है धमका कर, ये पता नहीं क्या है, कभी इसकी तलाश करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। वो अमाउंट 5 करोड़ ही होता है। अभी दिल्ली के एक जो है जिम मालिक के साथ भी 5 करोड़, एक पंजाब का बिजनेसमैन था उसके से भी 5 करोड़ मांगे, और अब ये जो आया है। हालांकि मुंबई पुलिस इसको सीरियसली ले रही है, जो ट्रैफिक पुलिस के पास ये धमकी भरा मैसेज आया, और इसकी जाँच कर रही है। इधर इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, अभी सलमान खान मुंबई के फिल्म सिटी इलाके में बिग बॉस 18 का सेट लगा हुआ है, जहाँ वहाँ शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कल भी शूटिंग की, यानी कि 17 को, और आज 18 को भी। हालांकि पहले ये था कि शायद बिग बॉस की शूटिंग टल जाए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई के बहुत सारे लोग मुंबई में हैं। फिर सलाह भी दिया दोस्तों ने, घर वालों ने, कि फ़िलहाल पब्लिक प्लेस पे ना जाए। लेकिन सलमान खान ने कहा कि कमिटमेंट है तो जाऊंगा ज़रूर, और इसी को देखते हुए फिर बिग बॉस के सेट पर फिल्म सिटी में पहली बार ऐसा था कि सुरक्षा के ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए। जितने भी बिग बॉस में हिस्सा ले रहे उन सबको ये था कि आप सेट छोड़कर तब तक नहीं जाएंगे, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और सलमान खान के लिए उसी सेट के पास एक ख़ास इलाका पूरा एकदम सिक्योर करके बनाया गया है, जहाँ पर कोई भी आम आदमी, यहाँ तक कि बिग बॉस का जो कंटेंडर या जो भी है वो भी नहीं जा सकता बिना मर्जी के। तो कहा यह जा रहा, बताया जा रहा कि जो बिग बॉस आता है उसमें जो वीकेंड होता है, वीकेंड का वार, वो शूट करना था। तो वीकेंड का वार वीकेंड पे ही आएगा। तो उसके लिए ये बताया जा रहा है कि कल और आज नेक्स्ट वीक का भी उनको शूट करना है। तो वो फिल्म सिटी पहुँचे हैं और वीकेंड का वार शूट उसका हो रहा है, और आज रात तक ये शूट चलेगा, और इस वक्त पे वो फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं। ये तो हो गई ये बात। अब बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी का हाल क्या है, कैसा है? मुंबई पुलिस से जो बातचीत हुई, मुंबई पुलिस ने जो कुछ बताया, जब सलमान के घर गैलेक्सी पर अप्रैल में शूट आउट हुआ था, गोली चली थी, उसके बाद सलमान खान को जो सुरक्षा जो है उनकी बढ़ा दी गई थी और Y+ कैटेगरी कर दी गई थी। Y+ कैटेगरी अपने देश के बहुत ज़्यादा VVIP लोगों को ये सुरक्षा दी जाती है, और इस Y+ की जो सिक्योरिटी दी जाती है उसमें करीब सब मिलाकर 50 से 51 के आसपास लोग होते हैं, जिसमें 2 से 4 कमांडो भी होते हैं, 2 कभी 3 कभी 4, लेकिन 50 to 51 Y+ कैटेगरी में। तो सलमान को ये मिली हुई थी Y+। लेकिन अब ये हुआ कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद
जब खबर आई कि सलमान पर भी हमला हो सकता है और उसके शूटर मुंबई में पहले से घूम रहे हैं, तब उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं सलमान की सिक्योरिटी के लेकर। अभी जो Y+ सिक्योरिटी है जो मुंबई पुलिस ने दे रखी, मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, इसमें 11 पुलिस वाले हैं जिनमें 2 से 4 कमांडो हैं। टोटल सिक्योरिटी Y+ में सिर्फ 51 नहीं है, मैं टोटल अब अलग अलग करके बताता हूँ। Y+ में 11 पुलिसमैन, 2 से 4 कमांडो, यानी कि करीब 15 हो गए। इसके अलावा जो शेरा उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, बरसों से चले आ रहे हैं, उनकी टीम में 40 लोग हैं। तो 40 और 12 और 15 या फिर 10, 11, 15, तो 50 से ऊपर हो गया मामला। तो कुल मिलाकर करीब 50 से ज़्यादा लोग इस वक्त हर वक्त सलमान खान के इर्द गिर्द, सलमान खान जहाँ जाते हैं वहाँ होते हैं। लेकिन अब नई चीज़ें भी हुई हैं, वो ये है कि अब सलमान खान जिस जगह पर भी जाएंगे, सपोज़ अगर वो बिग बॉस के सेट पर पहुँचे, तो वहाँ के कंसर्न लोकल पुलिस को पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और उस लोकल पुलिस का काम है कि उस इलाके को सैनिटाइज़ करना, वहाँ देखना, उस जगह पर जहाँ सलमान खान पहुँच रहे हैं उसकी निगरानी करना कि वहाँ कोई ऐसा शख्स तो मौजूद नहीं है। तो पूरे इलाके की जांच लोकल पुलिस पहले करेगी। इसके बाद अब सलमान खान की जब टीम जाएगी और शेरा के लोग हैं, फिर वो उसकी तलाशी लेंगे, चेकिंग करेंगे। फिर जब शेरा की तरफ से अप्रूवल आएगा, फिर Y+ वाले जो हैं वो भी एक बार अपनी तरफ से तसल्ली हो जाएंगे और फिर इसके बाद सलमान खान को उस जगह पर पहुंचना होगा। अब मुश्किल ये हो गई कि सलमान खान एक फिल्म स्टार है, एक सेलिब्रिटी है, तो उनके चाहने वाले फ़ैन अक्सर उनके करीब आते हैं, सेल्फी लेते हैं, हाथ मिलाते हैं। अब ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई। अब यह है कि सलमान के करीब जाने के लिए 3 सुरक्षा घेरा आपको तोड़ना पड़ेगा। पहला, जिस जगह पर सलमान खान गए सबसे बाहर आउटर जो सिक्योरिटी रिंग है वो होगी लोकल पुलिस की, बिल्कुल सबसे बाहर। सेकेंड लेयर की जो टीम है सिक्योरिटी है वो Y+ जो पुलिस वाले और कमांडो हैं वो होंगे। और थर्ड लेयर जो तीसरी लेयर की सुरक्षा है वो शेरा के अपनी टीम है जो सलमान की सुरक्षा करते हैं। और उस टीम में भी सबसे करीब जो होंगे वो शेरा होंगे हमेशा की तरह। तो 3 लेयर सिक्योरिटी है ये। पहली लोकल पुलिस की, फिर Y+ के तहत जो लोग डिप्यूट किए गए हैं, और फिर शेरा के जो पर्सनल कमांडो, बॉस जो भी है उनके, मतलब बाउंसर से लेके सारे। तो 3 तरह की ये सिक्योरिटी सलमान खान को दी गई है। इसके अलावा अगर वो देश कि किसी दूसरे स्टेट में भी जाते हैं तो यही फॉर्मूला काम करेगा, 3 लेयर सिक्योरिटी। अगर देश के बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। वहाँ ये है कि फिर आपको अपने हिसाब से भी सिक्योरिटी के कुछ अरेंजमेंट करने हैं। तो ये काम शेरा और शेरा की अपनी एक कंपनी भी है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बाकी स्टार्स को भी और बड़े बड़े बिजनेसमैन और लोगों को भी। तो अगर सलमान खान को कहीं बाहर जाना होता है जैसे गल्फ़ या यूरोप या अमेरिका या UK, तो फिर वहाँ की लोकल जो सिक्योरिटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं उनसे कंसल्ट करके फिर उनको हायर किया जाता है। और उनको हायर करने के बाद वहाँ पे भी 3 लेयर की सिक्योरिटी होगी। इसी घेरे में, इसी सुरक्षा चक्र के अंदर सलमान खान को रहना पड़ेगा। सलमान खान के इस काफिले में उनकी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी हैं, क्योंकि ये पहले से ही मंगा लिया गया था हमले की वजह से, तो अब बुलेट प्रूफ गाड़ी भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर बाबा सिद्दीकी शूटआउट के बाद सलमान की सुरक्षा अब तक, जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, जब से बहुत बड़े स्टार हैं वो, इससे पहले कभी ऐसी सिक्योरिटी सलमान खान के पास नहीं थी। और कहते हैं कि इसको लेकर सलमान खान, जो करीबी लोग हैं जिन्होंने बताया, बहुत ज़्यादा तैयार भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि जितना बस शेरा है और जो भी पुलिस वाले, महाराष्ट्र पुलिस ने फोर्स किया था, तो क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस की भी है कि अगर सलमान खान पे कुछ होता है तो पुलिस पे भी उंगली उठेगी, तो उन्होंने कहा नहीं, आप सुरक्षा के साथ कोई लापरवाही नहीं करेंगे और जो हम जैसा कहेंगे आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अब आप जैसे पहले अपने फैन से मिलते थे, भीड़ में घुस जाते थे, अब वो सब नहीं चलेगा। और अब कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग में या बाकी जगहों पे अब जाना मुश्किल है, लेकिन अब जिस फील्ड में सलमान खान है उससे बचना बड़ा मुश्किल है। जैसे अब अगर शूट है तो शूटिंग के दौरान में 100 से ज़्यादा स्टाफ होते हैं, स्पॉट बॉय से लेकर तमाम। अब उन सब की भी चेकिंग होगी, उन सबको कार्ड दिए जाएंगे। जैसे बिग बॉस में भी जो हुआ है उसमें ये हुआ कि वहाँ पे बाकायदा जितने भी स्टाफ हैं उन सब की तलाशी, उन सबको कार्ड, उनका बैकग्राउंड चेक किया गया, ये कौन लोग हैं, ये सारी चीज़ें किन स्टेट से आए ये भी देखा जा रहा है
क्योंकि किसी भी शक्ल में कोई भी आ सकता है, फ़ैन की सूरत में, स्टाफ की सूरत में। तो अब शूटिंग में भी यही दिक्कत हो रही है कि शूटिंग के दौरान लोगों को करीब जाने का मौका नहीं है। बिग बॉस जैसी जगह पे जो एक कंट्रोल सिचुएशन में जहाँ शूट हो रहा है फिल्म सिटी के अंदर, वहाँ भी अब ये हाल है कि 40 लोग हर वक्त घिरे हैं। और जब सलमान, अगर ऑडियंस भी है, अब उन ऑडियंस को भी बाकायदा सिलेक्ट करके उनका पूरा प्रोफाइल चेक करके और फिर बुलाया जा रहा है, आधार से लेके सारी चीज़ें, ताकि कहीं से भी कोई सुरक्षा में चूक ना हो। तो एक स्टार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वैसे वो फैन से हमेशा स्टार कोशिश होते हैं कि भीड़ उन पर टूटे नहीं, लेकिन यहाँ एक ही प्यार करने वाले फ़ैन तो स्टार के करीब जाते हैं, जान लेने वाला फ़ैन करीब ना आ जाए, ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। सलमान खान के ऊपर फिल्म इंडस्ट्री के कई सौ करोड़ रुपए लगे हुए हैं, इसलिए भी उनकी निगरानी और उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी सुरक्षा ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा था कि सलमान खान की सिक्योरिटी कैसे होती है, और ज़्यादातर जो लोगों ने मेल लिखा उसमें यही था कि शेरा करते हैं। शेरा उनके खासम खास हैं, आज से नहीं 25-30 साल हो गए हैं। लेकिन अब शेरा के अलावा Y+ कैटेगरी, इसके अलावा लोकल पुलिस भी हर जगह पहले पहुंचेगी। ये सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं। और उनके काफ़िले को भी लेकर सड़क पे भी गाड़ी जा रही है, तो उसमें भी अब चेंजेस हुआ है। ट्रैफिक को लेकर, रेड लाइट को लेकर, वहाँ पे भी सिक्योरिटी। तो ये तो रही सिक्योरिटी की बात सलमान खान की। बाबा सिद्दीकी की मौत ने कई कैसे चीज़ों को बदल दिया। अब आते हैं आज की कहानी की उस दूसरी कहानी के ऊपर, क्योंकि एक लगभग ये भी कहानी ही होगी। सितंबर में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला की मौत हुई बैरूत में। उससे पहले इस्माइल हानिया, हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ, तेहरान के गेस्ट हाउस में जिसमें पहले से बॉम्ब रखा था, कहा गया मोसाद ने रखा। हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने की भी जानकारी है कि ईरानी जनरल की मुखबिरी पर मोसाद को ही मिली और मोसाद ने ये सब कुछ किया। अब एक तीसरा, मतलब पिछले कुछ महीनों में टॉप सबसे क्लीन, इसी हमास के सबसे टॉप लीडर, वो लीडर जिसकी तलाश पिछले 1 साल से मोसाद, इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल की बाकी एजेंसियां दिन रात एक की हुई थी कि बस कहीं से सुराग मिल जाए, और सुराग नहीं मिल रहा था। याह्या सिनवार, हमास के सबसे बड़े नेता, हमास के पॉलिटिकल और सारी चीज़ें देखने वाला चीफ, और ये वही याह्या सिनवार है जिसके बारे में कहा जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 1200 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, करीब 150 लोगों को बंधक बना लिया गया था। ये सारी प्लानिंग इसी याह्या सिनवार की थी। तो इजराइल ने कहा था कि इसका बदला लेंगे। उसके बाद इजराइल लगातार हमले करता रहा, फ़िलिस्तीन, लेबनान, हर जगह, और कहते हैं कि 7 अक्टूबर का बदला लेने के चक्कर में अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, और हमास और हिजबुल्लाह के लगभग टॉप लीडरशिप और टॉप कमांडर का भी खात्मा हो गया है। लेकिन याह्या सिनवार इजराइल के हाथ नहीं आ रहा था। 1 साल से मोसाद ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, कहीं से कोई मिले। हम मोसाद के कामयाब ऑपरेशन की बहुत बातें करते हैं, लेकिन मोसाद के नाकामयाब ऑपरेशन की भी एक लंबी फहरिस्त है। किसी दिन वो सिलसिला भी शुरू करेंगे। आजकल बुक पढ़ रहा हूँ उस पर, राइज एंड किल ऑफ मोसाद। तो 1 साल तक मोसाद भी सिनवार का पता नहीं लगा पाई थी। लेकिन कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मोसाद के कुछ खास कारनामों की बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस, बड़ी दिलचस्प कहानी है। कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप ये सुन सकते हैं। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू FM पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू FM पर सब कुछ मिलता है। अब कुकू FM आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जहां आपको इसके साथ ही +999 कॉइन्स भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज़ करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें।
आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। सोचिए, आप 14 दिन जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो मोसाद लगातार 7 अक्टूबर से, ये अक्टूबर का महीना आ गया, आज 18 है, मतलब 1 महीना और 12 दिन तो हो ही गए, पता नहीं कर पाया। अब लास्ट वेडनेसडे यानी कि वेडनेसडे को अभी 2 दिन पहले 16 अक्टूबर की बात है, शाम का वक्त था। फिलिस्तीन के गाजा इलाके में एक राफे इलाका है, उसी राफे इलाके में जो इजरायली डिफेंस फोर्स है IDF, उसकी एक टुकड़ी रूटीन पेट्रोलिंग पे थी। वो पेट्रोलिंग कर रहे थे गाज़ा इलाके में। और गाज़ा इलाके में यह है कि जो बंधक बनाए हैं वहीं रखे गए हैं, लेकिन वहाँ गाज़ा की ज्योग्राफी बड़ी अजीब है। कुछ इलाका ऐसा जो पूरी तरीके से एकदम हिजबुल्लाह के कब्ज़े में है, हमास के बल्कि सॉरी, और हमास के कब्ज़े वाले इलाके में घुसना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो गन फाइट चलती रहती है। तो बुधवार की शाम को इजरायली डिफेंस फोर्स उसी राफे इलाके में एक जगह भटक रही थी, घूम रही थी। तभी अचानक उसे एक 3 मंजिला इमारत में कुछ हलचल नजर आती है। इजरायली डिफेंस फोर्स को कुछ शक होता है कि इस बिल्डिंग में हमास के कुछ लोग हैं और वो पूरा इलाका भी हमास से भरा हुआ था। तो वो अपनी गाड़ी रोकते हैं, पेट्रोलिंग पे थे, धीरे धीरे बाकी फोर्स को बुलाते हैं और उसके बाद उस बिल्डिंग के चारों तरफ फैल जाते हैं। अचानक उन्हें अंदर कुछ हरकत दिखाई देती है। इसके बाद वो फायरिंग करते हैं। जब फायरिंग करते हैं तो अंदर से भी गोली चलती है। जब अंदर से गोली चली तो अब इधर से भी गोली चलने लगी। इसके बाद IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने बाकायदा बैकअप मांगा और फिर ड्रोन को भी बुला लिया गया और अब उस ड्रोन के ज़रिए भी उस बिल्डिंग पर हमला करना है। चारों तरफ से बिल्डिंग घिरी हुई है, ज़मीन से IDF के लोग गोली चला रहे हैं और फिर अचानक ड्रोन से उस बिल्डिंग के अंदर धमाका कर दिया गया। और जब ड्रोन से बम फटा तो बिल्डिंग बुरी तरह से टूट फूट गई और उसके अंदर धुआं ही धुआं, धूल ही धूल। अब थोड़ी देर तक IDF के लोग उस बिल्डिंग को चारों तरफ मोर्चा लेकर बैठे हुए हैं कि धूल छटे या अंदर से और कोई फायरिंग हो तो रुके तो फिर अंदर जाए। काफ़ी देर हो गई, इन्होंने कुछ फॉल्स फायरिंग भी की, यूं ही कि अंदर से जवाब आए, कोई जवाब नहीं आई, ब्लास्ट हो चुका था, धुआं ही धुआं निकल रहा था। काफ़ी देर के बाद जब इन्हें लग गया कि अब अंदर से कोई फायरिंग की आवाज़ नहीं आ रही, शायद जो धमाके में सारे लोग मारे गए, फिर धूल छटने का इंतज़ार किया। उसके बाद धूल छटी। अब इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग एहतियात के साथ उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई थी। वो अंदर घुसते हैं, वहाँ कुछ सोफ़ा रखे हुए थे, सोफ़ा के साथ बाकी धूल अब भी था। तभी उनकी नज़र सोफ़े पे बैठे हुए एक शख्स पर पड़ी। वो जो निढाल बैठा हुआ था, मर चुका था। उसके बाद उन्होंने उस हॉल की और तलाशी ली, 2 और लाशें मिली, कुल 3 लाशें मिली इजरायली डिफेंस फोर्स को। उन्हें लगा कि चलो ये सब, क्योंकि हथियार था, अंदर से भी फायरिंग हो रही थी, तो हमास की ही है, तो एक रूटीन ऑपरेशन कामयाब रहा। तीनों जो लाशें थी, तीनों के चेहरे पर नकाब था। अब उन्होंने तीनों लाशों को एक साथ नकाब हटाकर देखना शुरू किया। पहली 2 लाशों के नकाब हटाए, नॉर्मल। जैसे ही तीसरी लाश जो सोफे पर है उसका नकाब हटाया, इजरायली डिफेंस फोर्स खुद ही चौंक उठी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो सामने मुर्दा पड़ा शख्स है वो याह्या सिनवर है, हमास का चीफ। उन्हें लगा कि ये हो ही नहीं सकता। उसकी वजह थी, पिछले 1 साल से 7 अक्टूबर को जब यह हमला हुआ, जिसके पीछे याह्या सिनवर को मास्टरमाइंड माना गया, मोसाद की जो इतनी भी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट ये थी मोसाद की कि याह्या सिनवर कहीं भागा नहीं, गाज़ा में ही हमास के कब्ज़े वाले इलाके में है, लेकिन वो किसी बंकर के अंदर है, टनल के अंदर है, और उसने उन करीब 125 इजरायली नागरिकों को जिसको बंधक बनाया था 7 अक्टूबर 2023 को, उनको ढाल बनाकर, शील्ड बनाकर उसी बंकर में अपने साथ रखा हुआ है। और साथ में उसके अपने करीब 20-25 गार्ड हैं जो उसके एक आवाज़ पे जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं।
तो ये भी था कि वो किसी बंकर में है, किसी टनल में है और ढाल बनाया हुआ है इजरायली बंधकों को, तो हमला करेंगे तो इजरायली बंधक भी मारे जाएंगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एक आम घर में राफे के सिनवर हो सकता है। लेकिन चेहरा जो था वो हूबहू याह्या सिनवर से मिल रहा था। अब इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग कंफ्यूज हो गए कि ये कैसा हो सकता है, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा कि एक मामूली से घर में सिर्फ जिसके बारे में ये कि इतने सारे गार्ड के बीच में रहता है और वो भी जो बंधक है उनको अपना कवच और ढाल बनाकर उनके बीच में रहता है, तो उस बिल्डिंग में उन्हें कहीं कोई बंधक एक भी नज़र नहीं आया और गार्ड के नाम पे सिर्फ 2 और वो दोनों भी मारे गए। तो एक हमास का चीफ ऐसे कैसे रह सकता है, उनको ये डाउट हो रहा है, लेकिन चेहरा मिल रहा है, क्या करें। उन्होंने अपने बॉसेस को ये जानकारी दी। आईडीएफ के बॉसेस ने कहा ठीक है एक काम करो तुम, पहले तो उसकी तस्वीर भेजो, चेहरे की तस्वीर भेजी। उन्हें भी लगा कि ये तो वही है, लेकिन कंफर्म कैसे हो। तो उन्होंने एक काम करो, उसका ब्लड सैंपल लो, उसके दांत का सैंपल लो और साथ ही उसके फिंगरप्रिंट्स लो। तो इन्होंने ये तीनों चीज़ें ली और उसके बाद भेज दिया इजरायली डिफेंस फोर्स के अपने हुक्मरानों को, अफसरों को। अब वो फ़ौरन वहाँ से भेजा गया लैब में। अब तब तक ये बात इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को भी बता दी गई। अब पूरा इजराइल सन्न है कि जिस शख्स को 1 साल से ढूंढ रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कहीं नहीं मिला, मोसाद भी नाकाम है, वो एक मामूली से घर में सिर्फ 2 लोगों के बीच में कैसे छुप सकता। तो उन्हें लग रहा था कि नहीं, चेहरा हो सकता है, मिला जुला हो, ये वो नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या करें। तो आईडीएफ की टीम को कहा गया कि तुम उसी बिल्डिंग में उन्हीं तीनों लाशों के साथ तब तक वहाँ इंतज़ार करो जब तक कि डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती और फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट नहीं आ जाते। अब 3 लाशों के साथ आईडीएफ की टीम पूरी रात गुजार देती है वेडनेसडे की। थर्सडे की सुबह होती है। हर कोई दिल थामे इंतज़ार कर रहा उस रिपोर्ट का, यहाँ तक कि खुद नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। लैब में आनन फानन में टेस्ट शुरू हुआ। अब टेस्ट ऐसा तो है नहीं कि वीवीआईपी टाइप का ऑर्डर है तो फ़ौरन दे दो, उसकी कुछ अपनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो रात से सुबह हो गई, दिन होने वाला है, तभी उस लैब से खबर आई। और ख़बर ये कि जो सिल्वर का प्रोफाइल था, जो सैंपल भेजा गया, वो उसके डीएनए सैंपल से मैच कर गया। यानी अब कोई शक की गुंजाइश नहीं कि उस बिल्डिंग में राफे के मारा जाने वाला शख्स कोई मामूली शख्स नहीं, बल्कि हमास का चीफ था। जैसे ही ये खबर सामने आई, प्राइम मिनिस्टर को बताया गया। प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन फिर पूरे देश को बताया और इसके बाद इजरायली फोर्स ने एक वीडियो जारी किया, जो आखिरी वक्त का वीडियो कि सोफे में एक शख्स बैठा हुआ है। वीडियो की कहानी ये है, और उसका एक हाथ शायद ज़ख्मी है। वो अपने बाएं हाथ से एक छड़ी उठाता है या डंडा, और वो ड्रोन की तरफ फेंकता है और फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नेतन्याहू पूरी दुनिया को बताते हैं कि 7 अक्टूबर के जिस मास्टरमाइंड को 1 साल से ढूंढा जा रहा था, वो मारा गया, और उसकी मौत का ऐलान करते हैं और साथ में उस डीएनए रिपोर्ट का भी ऐलान करते हैं। और इस तरीके से दुनिया को पता चलता है कि हमास चीफ या हमास का टॉप लीडर जो सिनवर याह्या सिनवर की मौत हो गई। तो हाल के वक्त में देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह, हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया, और अब हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवर। मतलब इजराइल ने एक तरह से हिजबुल्लाह और हमास की टॉप लीडरशिप और उनके टॉप कमांडर का खात्मा कर दिया है। तो क्या अब जंग रुक जाएगी? नेतन्याहू ने फिर एक बयान दिया। उन्होंने कहा ये जंग तो अभी रुकेगी नहीं, और साथ ही एक धमकी भी दी। कहा कि जिन 120 या 123 इजरायलियों को गाज़ा में बंधक बनाकर रखा गया है, अगर याह्या की मौत के बाद बदला लेने के लिए उन बंधकों को मारा गया, तो फिर वो जहाँ भी छुपे होंगे ढूंढ कर निकाल कर मारेंगे। इसीलिए दूसरा ऑप्शन दिया है कि वो उन बंधकों को रिहा कर दे और पहुँचा दे, सौंप दें, और जो लोग रिहाई में मदद करेंगे और जो हमास के लोग हथियार डाल देंगे, उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा, उनको गाज़ा से निकलने का रास्ता दिया जाएगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये तो उधर से आया, लेकिन इधर हमास इन शर्तों को मानने की बजाय फिर से धमकी दी है। तो ये धमकी का सिलसिला जारी है। पता नहीं सुकून और शांति कब आएगी उस पूरे एरिया में। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला।
आज सिल्विया एलेक्स इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सिल्विया। और ये एलेक्स वर्गीस जी की वाइफ हैं, और साथ ही एलन एंड अप्पाचंद ने भेजा है। किशन भारद्वाज का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे किशन। इसके अलावा महमूद्दीन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोहम्मुद्दीन, तो मोहम्मुद्दीन हैप्पी बर्थडे। और शमीम ने भेजा है। अंजू, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अंजू। और ये भेजा है विष्णु परिहार ने, उनके सिस्टर है। इसके साथ ही लोरीश कुमार गुरुजी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे लोरीश कुमार गुरुजी। और ये उत्तर प्रधान और उत्कल प्रधान ने भेजा है। साथ ही संतोष कुमार, थैंक यू सो मच। और बिहार की एक कहानी की मांग की है इन्होंने। रवि कुमार ने भी बिहार की एक कहानी की मांग की है। इसके अलावा अनुज कुमार, इन्होंने भी कहानी की मांग की है। प्रवीण सिंह, थैंक यू सो मच, एक कहानी की फरमाइश की है। तो बारी बारी से आप सभी की फरमाइश पूरी होगी। याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।